नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। शीतकालीन सत्र से पहले आज हरियाणा निवास में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से विधानसभा के सदस्यों के लिए योगासन सत्र, कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक सोच के साथ हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा निवास में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए योगासन सत्र, कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक सोच के साथ हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ज्यादा तनाव में रहते हैं। ऐसे माहौल में उनके लिए सही फैसले लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हमारा जो विधायकों का काम है, मंत्रिमंडल के साथियों का काम है, इसमें समाज की छोटी बड़ी सब समस्याओं को लेकर के विचार करना, पक्ष विपक्ष का आपस में वार्तालाप। तो मैं समझता हूं कि विधायकों का जो तनाव है वो ऐसे अवसर पर कुछ बढ़ता है। मैं श्री श्री गुरु रविशंकर जी का आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे अवसर पर चुना जब विधायक आकर के बैठेंगे और इस मन को संतुलन करने के लिए, मन का तनाव कैसे खत्म करना है, इसका जो उन्होंने एक व्याख्यान दिया है और वो अब अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ हमारा होना ही है। तो मैंने तो निवेदन किया है कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम वो हमको देते रहेंगे और न केवल हमें बल्कि समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं, वर्ग होते हैं जो तनावग्रस्त हमेशा रहते हैं। मन का तनाव दूर होता है तो निश्चित रूप से जीवन सुखी होता है। वो किसी भी व्यक्ति का हो, किसी वर्ग का हो। तो समाज को एक संतुलित बनाने के लिए, एक दिशा में ठीक दिशा से आगे बढ़ने के लिए सब लोगों को योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जैसा योग को देश से बाहर दुनिया में एक स्थान दिलाने के लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक संकल्पना को यूएनओ में मंजूर करवाया, एक बहुत बड़ा ये विषय है। तो योग हमारे जीवन को यानी साधना के रूप में जीवन को, मन को एक सुखी करने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो दिनचर्या का प्रबंधन है, एक बहुत बड़ा सहयोगी एक तत्व है कि हाँ, अगर सुबह से लेकर शाम तक अपने नियमित दिनचर्या को करके और उसमें योग को भी एक स्थान दें तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। मैं लगभग 45 मिनट का समय इस काम के लिए सुरक्षित रखता हूँ। प्रातःकाल उठने के बाद और दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 45 मिनट योग का अभ्यास, ये मेरा नियमित क्रम है। कोई इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा रोजाना ये सब शारीरिक भी होता है, इसमें मन भी संतुलित रहता है। तो इन सब बातों का लाभ निश्चित रूप से मुझे मिलता है। और जैसा आज गुरुजी ने भी बताया कि प्रातःकाल उठ करके तो तनाव मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि हम बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के 10 मिनट 15 मिनट का ध्यान करें। कोई अपनी जिम्मेवारी ना समझे, कोई कुछ ना समझे, और जैसे मन को खाली करके, विचार शून्य होकर के अगर हम थोड़ा ध्यान करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता रविशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से विधानसभा सदस्यों से रूबरू हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कुशल नेतृत्व के साथ साथ सामाजिक सरोकार पर विशेष जोर दे रही है। इसके साथ ही किसानों की भलाई के लिए फसल विविधीकरण को बड़े स्तर पर लागू किया है, जिससे किसान खुशहाल हुए हैं। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच के लोग ज्यादा सक्रिय रहते हैं और समाज की हानि का प्रयास करते हैं। इस मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, विधायक सुभाष सुधा सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।
शीतकालीन सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सवाल जवाब हुए, तो वहीं सदन के नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब संयम तरीके से दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले की सरकार में अनुसूचित जाति के उत्पीड़न के मामलों को एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस सरकार में एफआईआर दर्ज की जाती है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई सवाल जवाब हुए, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाखूबी से जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि साल 2004 से लेकर 2014 तक अनुसूचित जाति के उत्पीड़न के मामलों की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी, और अगर दर्ज होती भी थी तो उन्हें दबाकर रखा जाता था। उस समय लोग एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भटकते थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार आने के बाद हमने ये निर्देश जारी किए कि थानों में जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने आएगा उसकी एफआईआर अवश्य दर्ज की जाएगी। देखिए, 2014 की जो बात कर रहे हैं, उस समय इस अपराध के खिलाफ एफआईआर करने के लिए आदमी जाता था, भटकता रहता था, उसकी एफआईआर लिखी नहीं जाती थी। अगर हमको भी जानकारियां वो हैं, उस समय हम विपक्ष के अंदर ये सुनते थे, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, मेरी एफआईआर लिखी गई। लेकिन 2014 के बाद जैसे हम आए हैं, हमने एक वाक्य प्रयोग किया था, डीजीपी को कहा था, नॉट टू रजिस्टर ए क्राइम वुड अमाउंट टू अगेन अ क्राइम। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो थाने में जाए, उसकी एफआईआर न लिखी जाए। इसलिए एफआईआर को खुले रूप से लिखना, इसके कारण से कोई अपराध बढ़ता है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर अपराध होने के बाद एफआईआर लिखी ही ना जाए और उसको दबा के रखा जाए, ये सिलसिला हमने 2004 से 2014 तक देखा है। इसलिए आप ये कहें कि एफआईआर बढ़ गई, इसमें तो क्राइम बढ़ गया, ये कतई ठीक नहीं है। और इसके बाद भी अगर, क्योंकि मैं तो स्वयं बैठकों में रहता हूं, इस बार हमारे गृह मंत्री जी रहेंगे, मैं स्वयं उसका विश्लेषण करता हूं कि कितनी एफआईआर उसके अंदर विड्रॉ हुई, कितनी एफआईआर उसमें कैंसिल हुई, कितनी एफआईआर के अंदर समझौते हुए। ये एक प्रमाण जब सामने आता है, तब ध्यान में आता है कुछ कानूनों का सारा लेकर के जो चला आ रहा है मामला, उसकी ओर भी हमको ध्यान देना चाहिए, सदन को विचार करना चाहिए। आखिर हमने इस बार जो एससी कमीशन बनाया, उनको ये कहा कि जो एफआईआर अगेंस्ट एससी एसटी उस एक्ट में लगी हुई है, एक बार जरा उसका अध्ययन करें। एससी कमीशन ने खुद पाया कि इसमें इतनी % तो बिल्कुल झूठी पाई जाती है। दोनों पार्टी को बुलाया तो उनका कि ठीक है, मैंने तो एक एफआईआर लिखाई है, इसने मेरी ये बात नहीं मानी। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के, और हम इस एक्ट का जो उपयोग करते हैं, मैं इस शब्द को दुरुपयोग नहीं कहूंगा, उपयोग करते हैं तो उसकी मंशा होती है। तो हम लोग इन एफआईआर के नंबर के हिसाब से क्राइम बढ़ गया, घट गया, ये कतई अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मेरा दावा है कि हम आज एक भी व्यक्ति को खाली नहीं जाने देते जो एफआईआर ना लिखा सके। इतना ही नहीं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि जब भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद जांच होती है, और फिर जांच के बाद पता चलता है कि क्या कार्रवाई की जानी है। इसीलिए केवल शिकायत आने से ये कह देना कि कोई घोटाला हुआ है, ये वाक्य पूरी तरह से गलत है। सैद्धांतिक बात यह है कि शिकायत कोई करता है, उसकी एक एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका ट्रायल होता है, उसका रिजल्ट क्या निकला वो कोई रिजल्ट के बारे में बताएंगे, इसका रिजल्ट निकला, उसके बारे में कोई बात होगी तो आगे किसी प्रश्न पर उत्तर हो सकता है। वरना ये जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, वो एक पढ़ना शुरू करें तो 1100 है, और 1100 अगर ये मान ले के सारी सच हो गई है तो सच हो गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि एफआईआर दर्ज और जांच होने के बाद मामलों का ट्रायल होता है और तब पता चलता है कि घोटाला हुआ या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी मामले में ये पता लगता है कि घोटाला हुआ है तो हमारी सरकार संबंधित के विरुद्ध अवश्य कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के नेतृत्व में गरीबी दर में भारी गिरावट देखी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार जल्द ही कार्य कर रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जब हमने 2014 में सरकार की बागडोर संभाली, उस समय 2015-16 में हरियाणा की गरीबी दर 11.88% आंकी गई थी, लेकिन हमारी सरकार के सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप 2019-21 में यह दर 7.07% तक पहुँच गयी। 2015-16 में
हरियाणा में गरीबी दर ये 11.88% ये आंकी गई थी। उसके मुकाबले में अभी 2019-21 का जो एक आंकड़ा आया है वो 7.07%, अर्थात 4.5% से ऊपर ये आंकड़ा कम हो गया है। और एक रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 14,29,341 लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए, अर्थात उससे ऊपर हो गए हैं। तो इस प्रकार की एक महत्वाकांक्षी एक रिजल्ट जो है हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम हालांकि प्रदेश में गरीबी रेखा जो सारे देश में कहीं नहीं है, इसका जो आर्थिक मापदंड बदल करके जो सारे देश में इस समय 1,20,000 रुपया है, हमने हरियाणा में उसको 1,80,000 रुपया किया है। अर्थात अगले 60,000 रुपए की इनकम वाले लोग भी वो गरीबी रेखा में ला करके हमने जो उसके राशन भी बढ़ाए हैं, आयुष्मान कार्ड भी बढ़ाए हैं। हालांकि केंद्र में अभी 1,20,000 के ही आंकड़े को मान्यता मिल रही है। हमने 1,80 तक जो और परिवार जुड़े हैं उसका चाहे आयुष्मान भारत का विषय हो, चाहे राशन का विषय हो, चाहे बाकी विषय हो, वो हरियाणा सरकार अपने बजट से करेगी। इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है। हालांकि अभी नई सड़कों के स्थान पर फोकस केवल सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर दिया जा रहा है। सड़कों के विषय काफी विषय आए हैं कल, तो मैं इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि हमने पिछले टर्म में, स्वाभाविक है कि सड़कें वर्षों पहले बनी नहीं थी, नई सड़कें काफी बनी थी और सारा बजट लगभग हमारा नई सड़कों में पिछले टर्म में लगा था। उनका क्योंकि 5 साल में लगभग डीएल पीरियड समाप्त होता डीएलपी, तो अब वो सब की सब रिपेयर एक साथ जब मांगी गई है तो रिपेयर का दबाव बहुत आया। हमने उसमें पहले भी एक किस्त में 25-25 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा में काम कराया था। बाद में फिर कहा कि जो कोई और सड़कों की आवश्यकता जिसकी रिपेयर की है उनका 25 करोड़ तक और करेंगे, तो बजट के हिसाब से जितना बजट था वो यही है। नई सड़कें इस बार हमने रोकी है कि नई सड़क निर्माण वो नहीं कराएंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंट में रिपेयर करनी है सब रिपेयर कराएंगे। दूसरे चरण में जिनका चौड़ीकरण करना है, जिन सड़कों का वाइडनिंग करनी है या स्ट्रेंथनिंग करनी है, वो होगा। फ्लड के लिए अलग से हमने और सूची मांगी है कि जो फ्लड के समय जो सड़कें टूटी हैं उसकी रिपेयर वो प्राथमिकता पर कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है और जल्द ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की घोषणा मैंने स्वयं की थी। तो वहां जमीन पर जो 2 हिस्से वहां जमीन के हैं, 50 एकड़ पंचायती लैंड है, 15 एकड़ है। तो गांव के लोगों की इच्छा है कि 15 एकड़ पर वो जमीन, वो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनना चाहिए। लेकिन उस 15 एकड़ पर कोई केस आपस में गांव के विवाद के कारण से न्यायालय में है, तो अब रेवेन्यू कोर्ट में ही, तो रेवेन्यू कोर्ट में हम उसका जल्दी फैसला करा करके, हालांकि जिन्होंने केस किया उन्होंने वर्बली मान भी लिया है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे और बहुत जल्दी उस 15 एकड़ के ऊपर ही जो गांव के लोगों की इच्छा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेवाड़ी में 150 बिस्तर के अस्पताल को 200 बिस्तर करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसलिए गांव गोकलगढ़ में 50 बिस्तरों के परिसर के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है और जल्द यहां भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रेवाड़ी में 200 बिस्तर का अस्पताल, 150 बिस्तर अस्पताल भी उस पर काम वहां बना हुआ है। 200 बिस्तर अस्पताल के रूप में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जगह के अभाव के कारण वर्तमान अस्पताल परिसर में अन्य 50 बिस्तर के विस्तार की गुंजाइश नहीं है। इसलिए गोकलगढ़ गांव में 50 बिस्तरीय परिसर के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है। जल्द ही पंचायत के साथ मिलकर आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजकीय कन्या महाविद्यालय पिल्लूखेड़ा जींद के लिए जामनी गांव में 8 एकड़ भूमि पर 29.51 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बोलते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य का जिम्मा उठाया है। प्रदेश में अब तक आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार
नागरिकों के कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई, जिसके चलते आज लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई। स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के जरिए सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं चलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में 1,20,000 रूपए सालाना आय वाले परिवारों को शामिल किया गया था, जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना की डाटा में था। हरियाणा सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ देने के उद्देश्य से इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए चिरायु हरियाणा योजना शुरू की और सालाना आय सीमा को 1,20,000 रूपए से बढ़ाकर 1,80,000 रूपए किया। इसी प्रकार ये जो आयुष्मान कार्ड का विषय चला है, जिसमें पहले मैंने बताया था कि इसके अंदर आयुष्मान में केंद्र सरकार की ओर से जो कार्ड जनरेट SCCC डाटा केंद्र होने थे, उसकी संख्या लगभग 29 लाख ये कार्ड सब बन चुके हैं। फिर हमने चिरायु का यानी 1,20 से 1,80 जिसको किया था, उसके अंदर 71 लाख कार्ड ये नए बने हैं, जो प्रदेश सरकार ही उनका खर्च वहन करेगी। और जो इसके बाद एक्सटेंशन हमने 1,80 से लेकर 3 लाख तक 1,500 रुपया साल का लेकर के और उस योजना को बनाया था, उसमें भी 58,000 और ये कार्ड बन चुके हैं। इसलिए आज ये आंकड़ा पहली बार 1,48,464 पहुंच गया, 1 करोड़ को पार कर गया है। इसलिए ये बधाई भी मैं आप सबके माध्यम से और जनता को देना चाहता हूं। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि प्रति व्यक्ति GST संग्रहण में हरियाणा बड़े राज्यों में पहले स्थान पर आया है, तो वहीं टैक्स सुधारों में असाधारण कार्यों के लिए राज्य को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री उन्होंने विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सदन को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा प्रदेश 34,186 रूपए प्रति व्यक्ति GST संग्रह में बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान पर है। जो GST कलेक्शन देश भर में होता है, उसमें जो पर कैपिटा कलेक्शन है, उस पर कैपिटा कलेक्शन में बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर आया है। प्रति व्यक्ति 34,186 रुपए ये प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन होता है। हमारे से ऊपर 3 छोटे राज्य हैं, दादरा नगर हवेली, सिक्किम और गोवा, लेकिन छोटे राज्यों की श्रेणी अलग होती है। बड़े राज्यों में हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि टैक्स इंडिया ऑनलाइन की ओर से टैक्स सुधारों में असाधारण कार्य के लिए हरियाणा को पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2022 में राज्य का टैक्स संग्रहण 19,652 करोड़ रुपए था, जो अक्टूबर 2023 में 21% वृद्धि के साथ 23,841 करोड़ रुपए रहा। एक जानकारी तो है कि taxindiaonline.com टॉयल जिसका नाम है, इस द्वारा हरियाणा को टैक्स संबंधी शासन सुधार में असाधारण प्रयासों के लिए सुधारवादी राज्यों की श्रेणी में 14 सितंबर 2023 को पहला पुरस्कार दिया है। इसके लिए मैं सभी सदन को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 19,622 करोड़ रुपया हमारा अक्टूबर 22 के महीने में जो टैक्स आया था, वो अभी अक्टूबर 23 में 23,841 करोड़ रुपया आया है, जो 21% की वृद्धि है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं शीतकालीन सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 दिन चले सदन की कार्यवाही के बारे में तमाम जानकारियां साझा की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 13 को क्लब करके 3 पर चर्चा हुई। इस बार का जो शीतकालीन सत्र 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का आज संपन्न हो रहा है। 15 तारीख को शुरू हुआ था और फिर उसके बाद 18 और 19, तो इन 3 दिनों का समापन होने पर आपके सामने सारे सत्र के जो विषय हैं वो मैं रख रहा हूँ, कि जिसमें जैसे मैंने बताया कि 3 इसकी दिन की जो सीटिंग हुई हैं, 21 घंटे
एक सकारात्मक एक चर्चा ये चली है। प्रश्नोत्तर के समय 157 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 60 स्टार्ड थे और 97 जो हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस उसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर सदस्यों द्वारा 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये दिए गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिसमें से 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो हैं वो स्वीकृत किए और उनके ऊपर 3 दिनों में क्लब करके और उस पर चर्चा ये कराई गई है। कुल मिलाकर उसमें जो तीनों प्रस्ताव थे, एक प्रस्ताव जहरीली और नकली शराब पीने के कारण से जो यमुनानगर और अंबाला में 20 मौतें हुई हैं उसके ऊपर वो था, और शराब की अवैध बिक्री, इस पर चर्चा हुई पूरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंद मामले के सिटिंग जज से जांच की सहमति बनी। इसके बाद कुछ सदस्यों के सुझाव आए थे कि जांच नहीं करवानी चाहिए। सीएम ने कहा कि इसके बाद कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। तो पहले दिन इस सारे की ठीक से इंक्वायरी करने के लिए एक सहमति बनी थी कि एक सिटिंग जज से इंक्वायरी की जाए हाई कोर्ट के, लेकिन बाद में कुछ सदस्यों के द्वारा सुझाव आया कि हमको विधानसभा के अंदर का विषय ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं कराना चाहिए। आज तक की कभी परंपरा भी नहीं है, और हो सकता है कि क्योंकि कुछ ऐसे विषय पास्ट के भी बताए गए कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर भी नहीं करता है, तो अंततः फिर आज ही दोबारा बिजनेस एडवाइज कमेटी की मीटिंग करके और एक इंटरनल कमेटी शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जिन और की आवश्यकता उनको होगी उनसे वो सहयोग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 विधेयक भी सदन में पारित किए गए और 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पास हुए। 4 विधेयक ये भी पारित किए गए, जिसमें 2 फाइनेंस बिल होते हैं, जिसके अंदर जो डिमांड्स होती हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स, और उसके अंदर एक विनियोग विधेयक अलग से भी रहता है, और एक बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक जो हमने वैट का एक कंपनी वैट के जो सेटलमेंट का एक बिल पहले पारित किया था, उसमें डेट्स का कुछ अंतर रह गया था कि उसको लागू किया था 31 मार्च 2017। उस समय तक के जितने भी पेंडिंग वैट के केसेस थे शामिल किया था, लेकिन बाद में वो ध्यान में आया कि जो जीएसटी है, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से और 30 जून तक के जो केसेस है वो कवर नहीं हो रहे थे। इस संशोधन के कारण से उन तिथियों के जो पेंडिंग इश्यूज है वैट के, उसको भी उसमें शामिल किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि आयुष्मान कार्ड लगभग 29 लाख के करीब बन चुके हैं। 71 लाख के चिरायु कार्ड बन चुके। सीएम ने ये भी कहा कि आज वो संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। हमारे आयुष्मान भारत योजना केंद्र की ओर से है, हमने उसमें साथ में चिरायु योजना भी जोड़ी थी, और लगभग 29 लाख के आसपास तो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ऐसे नामों का कार्ड बन चुके हैं, और जो चिरायु हरियाणा में जोड़ी उसमें भी 71 लाख लोगों के कार्ड बने हैं, और लगभग 50,000 के आसपास ऐसे हैं जो हमने एक्सटेंशन उसकी की थी 1,20,000 से 1,80,000 से 3 लाख 1,500 रुपया दे करके, और वो कर सकते हैं। उसमें भी 50,000 से ऊपर लोगों ने और अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य गीत को फाइनल किया जाना था, इसमें सुझाव आए हैं। हमने तय किया है अगले सत्र में इन तीनों गीतों पर मंथन होगा। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज 2 विधेयक पारित किए गए हैं। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। तो हरियाणा विनियोग संख्या 5 विधेयक 2023, आज इस विधेयक को पेश किया गया। तो आपको बता दें कि हरियाणा विनियोग संख्या 6 विधेयक 2023 को भी पारित किया गया है। ये 2 विधेयक आज सदन में पारित किए गए। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर।
हरियाणा बौना भत्ता योजना के तहत पेंशन की राशि कितनी दी जाती है? ए 2250 रुपए, बी 1500 रुपए, सी 5000 रुपए, डी 3000 रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।